हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी बच्चे। तो आज हम आ गए हैं संडे के दिन आपसे मिलने और पढ़ने, बातचीत करने। और आज हम करने वाले हैं चैप्टर 6, क्लास 6 का, एसएसटी का, हिस्ट्री का, द बिगनिंग्स ऑफ इंडियन सिविलाइजेशन। मतलब इंडियन सिविलाइजेशन कब से स्टार्ट हुई थी, कब से लोग बाग मिलजुल के रहने लगे थे और क्या क्या चेंजेस आए हैं तब से अब तक, वो सब अब हम इसके अंदर पढ़ने वाले हैं। सिविलाइजेशन क्या होती है वो जानेंगे। और सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, वो हम इस चैप्टर के अंदर पढ़ने वाले हैं। आई होप आप सभी ने अभी तक जो 5th चैप्टर हमने किया था वो पढ़ लिया होगा। किसी को कुछ भी परेशानी आती है आप हमें डीएम कर सकते हैं, टेलीग्राम पे आ सकते हैं और पूछ सकते हैं। तो देरी नहीं करते हुए जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। हम बीबी लाल जी ने एक बात लिखी है, द मोस्ट एंशियंट सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया, नॉन वेरियसली एज द हड़प्पन, इंदस और Indus Saraswati civilization was indeed remarkable in many ways। जो सबसे पुरानी जो सिविलाइजेशन है इंडिया की, हड़प्पन, इंदस या फिर इंदस सरस्वती सिविलाइजेशन, बहुत ही सुंदर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से अलग अलग चीजें थी उनके अंदर। A well balanced community lives in which the differences between the rich and the poor are not glaring। ज्यादा डिफरेंसेस नहीं थे रिच और पुअर में, सब एक दूसरे की हेल्प करते थे। In essence, the Harappan societal scenario was not that of exploitation, but of mutual accommodation। सब एक दूसरे का साथ देते थे, एक्सप्लॉइट नहीं करते थे उस समय पे। ये देखो इस तरीके से कितना सुंदर ये तरीका था इनके घर बनाने का, अपने सिविलाइजेशन को बनाने का। ये पिक्चर है द नॉर्थ गेट एंट्रेंस टू धोलावीराज कैसल एरिया। धोलावीरा का जो कैसल है उसके एरिया के एंट्रेंस का ये पिक्चर है, शानदार है। सो चलो शुरुआत करते हैं। व्हाट इज सिविलाइजेशन? At the end of chapter 4, we saw the first human groups settling down, practicing agriculture, developing some technologies such as construction, transport, and moving towards civilization। हमने चैप्टर 4 के एंड में हमने पढ़ा था कि ह्यूमन ग्रुप्स सेटल डाउन हो रहे थे, एग्रीकल्चर करने लग गए थे, न्यू टेक्नोलॉजीज जो हैं डेवलप करने लग गए थे। What then if civilization? What then is civilization in general? The term is used for an advanced stage of human societies। ह्यूमन सोसाइटीज की जो एडवांस स्टेज है उसके लिए जो हम वर्ड यूज करते हैं, दैट इज सिविलाइजेशन। टू बी प्रिसाइज, वी विल कंसीडर हियर दैट अ सिविलाइजेशन शुड हैव एट लीस्ट द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स। सॉरी। और अब सिविलाइजेशन के अगर हम बात करें प्रिसाइसली, तो ये जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स दिए गए हैं सिविलाइजेशन के लिए। ये कैरेक्टरिस्टिक्स अगर हैं तो सिविलाइजेशन है। Some form of government and administration to manage a more complex society and its activities। किसी ना किसी तरीके की गवर्नमेंट या फिर एडमिनिस्ट्रेशन होना जरूरी है ताकि जो कॉम्प्लेक्स सोसाइटी है उसकी एक्टिविटीज को जो है देख रेख करी जा सके। क्योंकि अगर कोई सभी, अगर सब तो नहीं कर सकते ना, कोई कर सकता है कोई नहीं कर सकता है, तो कोई ना कोई तो चाहिए। तो गवर्नमेंट चाहिए या फिर एडमिनिस्ट्रेशन चाहिए। ऑफिसेज में भी होता है, स्कूल्स में भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन हर जगह होता है। अर्बनिज्म, अर्बनिज्म क्या होता है? टाउन प्लानिंग, द ग्रोथ ऑफ सिटीज एंड देयर मैनेजमेंट which generally includes water management and a drainage system। अब अर्बनिज्म होगा भाई, अर्बन टाउन्स बनेंगे तो उसके अंदर पानी की मैनेजमेंट और ड्रेनेज सिस्टम की मैनेजमेंट के लिए भी तो लोग बात चाहिए, वो भी होना चाहिए। A variety of crafts including the management of raw materials and the production of finished goods। अलग अलग तरीके की क्राफ्ट्स भी होने चाहिए। रॉ मटेरियल कहाँ से आ रहा है, स्टोन कहाँ से आ रहे हैं, मेटल्स कहाँ से आ रहे हैं, और फिर फिनिश्ड गुड्स की प्रोडक्शन भी होनी चाहिए। तभी तो होगा ना सिविलाइजेशन, सिविलाइज्ड तभी तो कहलाएंगे हम। ट्रेड बोथ इंटरनल एंड एक्सटर्नल टू एक्सचेंज ऑल सोर्ट्स ऑफ गुड्स। अब ऐसा तो नहीं है ना भाई एक ही सिविलाइजेशन के अंदर सब कुछ आप कर लोगे। जैसे आज की अगर हम बात करें, मॉडर्न सिविलाइजेशन है तो हर एक कंट्री दूसरी कंट्री के साथ इंपोर्ट एक्सपोर्ट करती है, क्योंकि
कोई भी कंट्री ऐसा नहीं है जो सेल्फ सफिशिएंट है, जिसके पास हर चीज अवेलेबल है, ऐसा तो नहीं है। अब इंडिया पेट्रोल वगैरह जो है, ऑयल वगैरह बाहर से लेता है, यहाँ से एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं, कपड़े एक्सपोर्ट्स किए जाते हैं, तो ट्रेड हो रहा है, ट्रेड होना भी अनिवार्य है। सम फॉर्म ऑफ राइटिंग नीडेड टू कीप रिकॉर्ड्स एंड टू कम्युनिकेट, किसी ना किसी तरीके की राइटिंग होना भी जरूरी है, ताकि रिकॉर्ड्स रखे जा सके कि भाई कब क्या हुआ, और कम्युनिकेट किया जा सके, एक दूसरे तक बात पहुंचाई जा सके। Next is cultural ideas about life and the world expressed through art, agriculture, literature, oral traditions और social customs. और cultural ideas भी होने चाहिए। A productive agriculture enough to feed not just the villages but also the cities. और प्रोडक्टिव एग्रीकल्चर भी होनी जरूरी है, ताकि सिर्फ विलेजेस को ही खाना ना मिल सके, जो लोग एग्रीकल्चर नहीं करते हैं उनको भी मिल सके, जैसे सिटीज वगैरह में भी जा सके। आगे बढ़ते हैं। It is easy enough to see that all these characteristics are present in most societies in the world today. But when did civilization begin? In this sense, we have now defined. आज की अगर हम बात करें, आज की सोसाइटी में ये सब कुछ अवेलेबल है, ठीक है, बट ये इसकी शुरुआत भी तो कभी ना कभी हुई होगी। तो वो कब शुरुआत हुई सिविलाइजेशन को, जैसे जिस तरीके से अभी हमने समझा कि ये चीजें होनी चाहिए, ये सब कब स्टार्ट हुआ, तो वो आज हम सीखने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। सॉरी। Civilization began at different times in different parts of the world. Different parts में अलग अलग समय पे civilization शुरू हुई। In the region known as Mesopotamia, modern Iraq and Syria, that happened about 6,000 years ago, and the civilization in ancient Egypt followed a few centuries later. अब मॉडर्न इराक और सीरिया में जो मेसोपोटामिया है, वहां पे कुछ अप्रोक्सीमेटली 6000 साल पहले सिविलाइजेशन की शुरुआत हुई थी, और उसके कुछ सेंचुरीज के बाद इजिप्ट में। यू विल लर्न अबाउट दीज एंड फ्यू मोर सिविलाइजेशंस इन अ लेटर ग्रेड। आगे आने वाली क्लासों में आप और इनके बारे में जानेंगे। In many ways, humanity would not have reached its present stage without the enormous contributions and advances of those ancient civilizations. अगर भाई पुराने समय के जो civilizations हैं, अगर उनके अंदर एडवांसमेंट नहीं आई होती, तो आज के समय में हम इतना एडवांस नहीं हो पाते। For now, however, we will only look at the Indian subcontinent and its northwest region is where our story begins. अभी के लिए आज जो हम इंडियन सब कॉन्टिनेंट के बारे में पढ़ेंगे, और ये जो शुरुआत हुई थी उसके नॉर्थ वेस्ट रीजन में हुई थी। सी, अब यहाँ पे बिगनिंग ऑफ मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वाज अराउंड 4000 बीसीई। उसके बाद इजिप्शियन सिविलाइजेशन वाज 3000 बीसी, और फिर उसके बाद अगर हम बात करें इंडस सरस्वती सिविलाइजेशन की, विच स्टार्टेड अराउंड 2000 बीसीई। ये टाइमलाइन है, टाइमलाइन हमने पीछे के चैप्टर्स में पढ़ी है, तो आप वहां से इसके और डिटेल में जा सकते हैं। फ्रॉम विलेज टू सिटी। अब विलेज से सिटी में कैसे आओगे भाई, बताओ जरा। विलेज से सिटी में भी तो आ सकते हो, कैसे? The vast plains of Punjab, today divided between India and Pakistan and Sindh, are watered by Indus River and its tributaries. Tributaries क्या होते हैं? A river that flows into a larger river or lake. For instance, the Yamuna is a tributary of Ganga. कुछ रिवर्स जो फ्लो करती हैं बड़ी रिवर्स में या लेक्स में, उनको ट्रिब्यूटरीज बोलते हैं। अब जो पंजाब के प्लेन है, जो आज के टाइम पे इंडिया पाकिस्तान में डिवाइडेड है, और कुछ पार्ट सिंध भी का भी, वहां पर जो पानी आता है वो इंडस रिवर और उसके ट्रिब्यूटरीज से आता है। दिस मेड दोज प्लेन्स फर्टाइल एंड देयरफॉर फेवरेबल फॉर एग्रीकल्चर। अब पानी आ रहा है, रिवर है, तो भाई फर्टाइल भी होगा और एग्रीकल्चर के लिए बिल्कुल सुटेबल भी होगा। A little further east, a few millenniums ago, another river, the Saraswati, used to flow from the foothills of the Himalayas through Haryana, Punjab, parts of Rajasthan and Gujarat. और कुछ मिलेनियम्स पहले सरस्वती एक और रिवर थी जो हिमालय से निकलती थी और हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, गुजरात
में बहती थी। In this whole region, from about 3500 BCE, villages grew into towns, and with increasing trade and other exchanges, those towns further grew into cities. This transition happened around 2600 BCE. और ट्रांजिशन हुआ ना, पहले विलेजेस थे, फिर टाउन्स में तब्दील हुआ। भाई ट्रेड बढ़ेगा, लोग बाग आगे रहने लगेंगे, तो टाउन में तब्दील होगा, फिर बड़े बड़े शहरों में, सिटीज में। तो आप बता सकते हैं कि आज के टाइम पे अगर हम बात करें तो कौन कौन से बड़े शहर हैं नॉर्थ ईस्ट जो हमारा रीजन है उसके अंदर? कुछ एग्जांपल्स आप कमेंट में जरूर दीजिएगा। Archaeologists gave this civilization several names: Indus, Harappan, Indus सरस्वती और सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। अब आर्कियोलॉजिस्ट जो हैं उन्होंने इस सिविलाइजेशन को अलग अलग नाम दिए हैं, जैसे कि इंदस, हरप्पन, इंदस सरस्वती, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन। We will use all these terms. Its inhabitants are called Harappans. It is one of the oldest civilizations in the world. और सबसे oldest, one of the oldest civilizations कौन सी है? हरप्पन, जो जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। This development is also called the first urbanization of India. अब ये जो डेवलपमेंट हुई है इसको फर्स्ट अर्बनाइजेशन ऑफ इंडिया भी कह सकते हैं। ये है, देखो कितना सुंदर सा एक मैप दिया गया है यहाँ पे। हिंदू कुश, हिमालयाज, सुलेमान रेंज है, मूसा खेल, मंदा, ये यहाँ पे रिवर इंदस, इसके आसपास सब कुछ था। हरप्पन, ये देखो, ये देखो मोहनजोदारो हो गया, जो लखनजोदारो, ये सब रिवर के पास पास ही सब कुछ होता है। लोथल है, नागेश्वर, किसरारा, दोयविरा, ये सब आपने नाम सुने होंगे। रूपनगर, मंदा, बनावती, कलिबंगन, ये सब हमारी पुरानी सिविलाइजेशंस हैं और ये सब रिवर के आसपास ही होते हैं, क्योंकि फर्टाइल होता है तो इजी रहता है एग्रीकल्चर वगैरह करने में, ट्रेड करने में। अगर हम बात करें हरप्पन सिटी की, धोलावीरा आज के टाइम पे पंजाब, हरप्पा गुजरात, कलिबंगन इज सिंध, मोहनजोदारो हरियाणा और रखीगारी इज राजस्थान। इन्होंने थोड़ा सा डिटेल में अभी थोड़ा सा इन्होंने दिया सरस्वती रिवर के बारे में। The map shows the Indus or Sindhu and its 5 main tributaries. Important cities grew along those rivers such as Mohenjo-daro and Harappa. But there are also some sites along the Saraswati river which today goes by the name of Ghaggar in India and Hakra in Pakistan. सरस्वती रिवर जो आज के टाइम पे हम इंडिया में बोलते हैं घग्गर, और हाकरा पाकिस्तान में। This river is now seasonal because it flows only during the rainy season. और अब आज की अगर हम बात करें तो ये जो रिवर है ये सिर्फ सीजनल रह गई है, जब बारिश वगैरह होती है तभी इसके अंदर पानी आता है। The Saraswati river is first mentioned in the Rig Veda, an ancient collection of prayers which we will read about in chapter 7. In this text, Saraswati is worshipped both as goddess and as a river flowing from the mountains to the sea. Later texts describe the river as drying up and eventually disappearing. तो इसमें जो है हम जो है सरस्वती रिवर के बारे में पढ़ेंगे अभी नेक्स्ट। सरस्वती रिवर का सबसे पहले जो है कहाँ पे मेंशन हुआ है, ये ऋग्वेद में, जिसके बारे में अभी हम पढ़ने वाले हैं चैप्टर नंबर 7 में, नेक्स्ट चैप्टर में। अब टाउन प्लानिंग क्या होती है भाई? टाउन को किस तरीके से बनाया जाए कि अच्छे से बने और सब अच्छे से रह पाए, वाटर सप्लाई हो, ड्रेनेज हो, ये सब होना चाहिए। Harappa and Mohenjo-daro, now in Pakistan, were the first two cities of this civilization to be discovered. Their identification goes back to 1924, a century ago. Several sites followed in the Indus Plains, which is why the civilization was initially called Indus Valley Civilization. और हरप्पा और मोहनजोदारो जो आज के टाइम पे पाकिस्तान के अंदर है, पहली जो दो सिटीज थी करीब 1924 में उनको ढूंढा गया, आइडेंटिफाई किया गया सिविलाइजेशन के लिए। Later on, other major cities such as Dholavira,
रागी गार्गी, गनवेराला एंड हंड्रेड्स ऑफ स्मॉलर सिटीज, और फिर छोटी छोटी जो है सिटीज बहुत सारी ढूंढी गई हैं. वट डिस्कवर्ड सम ऑफ देम एक्सकेवेटेड, और कुछ की तो खुदाई करके ढूंढा गया है. Such discoveries continue even today. It is interesting to note that the Saraswati Basin includes not only two major cities, Ragighargi and Ganvarewala, but also several smaller ones, such as Farmana in Haryana, Kalibangan in Rajasthan, and a few towns, Birana and Banawali, both in Haryana. ऐसा नहीं है, सरस्वती बेसिन में कुछ बड़े शहर भी थे और बहुत सारी छोटी छोटी शहर भी थे जिनके अभी हमने नाम पढ़े हैं. The larger Harappan cities were built according to precise plans. और जो बड़ी हरप्पन सिटीज थी वो बिल्कुल प्रेसाइज प्लान के थ्रू बनाई गई थी. जैसे आजकल अगर कोई सिटी बनाते हैं तो बिल्कुल अच्छे प्लान के हिसाब से बनाते हैं. They had wide streets which were often oriented to the cardinal directions. डायरेक्शंस भी थे और बहुत बड़ी बड़ी चौड़ी चौड़ी गलियां थी, रास्ते थे. Most cities seem to have been surrounded by fortifications and had two distinct parts: the upper town, where the local elite probably lived, and the lower town, where common people lived. और मैसिव वॉल्स विद फोर्टिफिकेशन मतलब जैसे फोर्ट बनते हैं ना कि बड़े बड़े वॉल्स बना दिए ताकि जो नीचे जैसे लोअर टाउन बोलते हैं जिसको, वहां के जो कॉमन पीपल थे वो अंदर ना आ पाए. और एक था अपर टाउन जहां पे जो कि एलीट वगैरह लोग जो थे वो रहते थे. Some large buildings seem to have been used for collective purposes. For instance, warehouses where goods to be transported were stored. और बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स भी थी जहां पे जो है गुड्स वगैरह को संभाल के रखा जाता था, वेयर हाउसेज जिनको बोलते हैं, ताकि जब जरूरत पड़े तो वहीं से ट्रांसपोर्ट भी किया जा सके. इंडिविजुअल हाउसेज ऑफ वेरियस साइजेस lined the streets and smaller lanes. Interestingly, the quality of construction was the same for small and big houses. All those buildings were generally made of bricks. और इंटरेस्टिंग बात तो ये है, जो बड़े घर थे और जो छोटे घर थे ना, सबकी जो कंस्ट्रक्शन थी वो जो है क्वालिटी सेम थी सबकी. आज के टाइम पे तो क्वालिटी डिफरेंट हो जाती है ना भाई, कोई किसी तरीके की क्वालिटी, कोई किसी तरीके की क्वालिटी अपने घर में लगाता है. बट कितनी आश्चर्यजनक बात है कि उस समय पे जो कंस्ट्रक्शन थी, क्वालिटी थी कंस्ट्रक्शन का, वो सबके लिए सेम थी. The purpose of the structures remains a matter of debate. This is the case of the famous Great Bath in Mohenjo-daro, a small but elaborate tank which measured about 12 into 7 meters and had waterproofing materials applied on top of carefully laid out bricks. अब आज तक डिबेट होती है कि पर्पस क्या था ऐसे स्ट्रक्चर्स का. अगर हम बात करें, एक स्ट्रक्चर था मोहनजोदारो में 12 इंटू 7 मीटर्स का मतलब 12 मीटर्स लॉन्ग और 7 मीटर्स उसकी विड्थ, कितना बड़ा था. और उसके अंदर पानी इकट्ठा किया जाता था, और सबसे बड़ी बात उसके अंदर वाटर प्रूफिंग भी थी. कहां से लाए थे वो ये सब, इतना सब कुछ जो टेक्नोलॉजी है, कहां से वाटर प्रूफिंग कर रहे थे वो. द टैंक, ये देखो कितना बड़ा टैंक है. ये तो स्ट्रीट्स हैं, स्ट्रीट्स देखो इनकी कितनी बड़ी बड़ी थी. ये देखो इक्वलाइज्ड स्ट्रीट्स थी, घर इकट्ठे थे. The tank was surrounded by small rooms, one of which contained a well. There was a drain in one corner of the tank to empty it from time to time and refill it with fresh water. और एम्प्टी करने के लिए भी उसके अंदर जगह थी भाई. ये देखो मोहनजोदारो का ग्रेट बाथ, ये देखो कितना बड़ा था, कितना विशालकाय था. ये स्विमिंग पूल से भी बड़ा है भाई, और कितना सुंदर हो, वाटर प्रूफिंग के साथ. What was the purpose of such a structure? Archaeologists have proposed several possible interpretations: a public bath for people, a bath for the royal family only, or a tank used for religious rituals. अब अलग अलग आर्कियोलॉजिस्ट अलग अलग बातें कहते हैं कि लोगों के नहाने के लिए था, रॉयल लोगों के लिए नहाने के लिए था, कुछ कहते हैं रिलीजियस रिचुअल्स के लिए था.
The first interpretation is now ruled out because it turns out that in this city most houses had individual bathrooms. और जो पहली इंटरप्रिटेशन थी ना कि लोगों के नहाने के लिए था, वो तो अब इसके अंदर से हटा दी गई है। क्यों? क्योंकि हर एक घर में सेपरेट बाथरूम मिला है, तो वो तो हो ही नहीं सकता ना भाई, फिर सब लोग यहाँ पे क्यों नहाएंगे। अब वाटर मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा था उस टाइम का। The Harappans gave much importance to water management and cleanliness, साफ सफाई के लिए भी। They often had separate areas for bathing in their homes. These were connected to a larger network of drains which generally ran below the streets and took the waste water away. और नालियां थी जो सारा वेस्ट वाटर जो है अपने साथ ले जाते थे घरों के अंदर से। साफ सुथरा था, मतलब सफाई के लिए भी काफी काम किया गया था। ये लोथल गुजरात के अंदर देख लो ड्रेनेज सिस्टम। ये अगर हम बात करें, ये नालियां निकल रही हैं भाई, ले जाते था सारा गंद। In Mohenjo-daro, people drew water from hundreds of wells made of bricks, but in other regions, it may have been from ponds, nearby streams, or human-made reservoirs. लोगों ने रिजर्वर भी बना रखे थे, आर्टिफिशियल प्लेस जहां पे पानी को स्टोर किया जाता है। कुछ जगहों पे वेल के अंदर से निकाला जाता था, कुछ जगहों पे पोन्ड से लेके आते थे, कुछ जगहों पे लोग बाग जाके रिजर्वर से पानी लेके आते थे। In the case of Dholavira, in the run of Kutch in Gujarat, the largest reservoir measured 73 meters in length. गुजरात के अंदर, आज के गुजरात के अंदर एक सबसे बड़ा जो रिजर्वर मिला है वो 73 मीटर्स का है। कितना ही बड़ा होगा और कितना फ्रेश वाटर उसके अंदर लोग बाग रखते थे संभाल के। At Dholavira, at least 6 large reservoirs were built with stones or even cut into the rock. Most of them were connected through underground drains for efficient water harvesting and distribution. और डिस्ट्रीब्यूशन के लिए जो है वो अंडरग्राउंड तरीके से जो है ड्रेन से जुड़े भी हुए थे, ताकि हार्वेस्टिंग भी हो सके, पानी एफिशिएंटली यूज हो सके। आज उसका थोड़ा और मॉडर्न तरीका हमें देखने को मिल जाते हैं। What did the Harappans eat? अब हरप्पन्स जो है वो क्या खाते थे? The Harappans created many of their settlements along the banks of large or small rivers. This is a logical choice, not just for easy access to water, but also for agriculture, since rivers enrich the soil around them. इजी सिर्फ और सिर्फ ये नहीं था कि पानी इजीली मिल जाएगा, नहीं, एग्रीकल्चर के लिए भी फर्टाइल सोइल मिलेगी ना भाई, अगर जहां पे पानी अवेलेबल है तो। Archaeological findings have shown that Harappans grew cereals like barley, wheat, some millets, and sometimes rice in addition to pulses and a variety of vegetables. हरप्पन्स जो है दालें उगाते थे, वीट उगाते थे, मिलेट्स उगाते थे, बार्ले उगाते थे, चावल उगाते थे, काफी कुछ उगाते थे अपने खाने के लिए। They were also the first in Eurasia to grow cotton, which they used to weave into clothes. और अगर हम बात करें यूरेशिया, मतलब यूरोप और एशिया के अंदर वो पहले लोग थे जिन्होंने कॉटन को भी ग्रो किया था और उसको फिर कपड़ों में वीव भी करते थे। They made farming tools including plow, some of which continue to be used by modern day farmers. उन्होंने फार्मिंग टूल्स भी बनाए जैसे कि प्लो, फावड़ा वगैरह, और जो है आज तक भी यूज किए जाते हैं। ये पुराने टाइम का जो है प्लो देख लो, आज थोड़ा मॉडर्न हो गया भाई, डंडा जो है सीधा हो जाता है। यहां तक सबको समझ में आया होगा, आगे बढ़ते हैं हम, चलो। The intense agricultural activity was managed by hundreds of small rural sites or villages. Then as now, the cities could survive only if enough agricultural produce from rural areas reached them on a daily basis. और इंटेंस एग्रीकल्चर एक्टिविटी को भी मैनेज बहुत अच्छे तरीके से किया गया था, जैसे कि आज के टाइम पे भी रूरल एरिया से डेली बेसिस पे एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस जो है सिटीज में पहुंचता है, तभी तो उनका काम चल पाता है। अगर गांव वगैरह से सब्जियां वगैरह, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स वगैरह शहरों में पहुंचना बंद हो जाए तो शहर वाले खाएंगे क्या भाई? अपने फ्लैटों में थोड़ी उगाता है कोई, सब कुछ रूरल एरिया से जाता है, फार्मर्स से जाता है, तो हमें उनकी रेस्पेक्ट करनी चाहिए, बहुत अच्छे से करनी चाहिए।
The Harappans also domesticated a number of animals for meat consumption and fished both in rivers and in the sea. This is known for the large numbers of animals and fish bones found during excavation. और excavation के टाइम पे जो है बहुत सारे एनिमल्स की बोन्स भी मिले हैं जिनके जिनको वो मीट वगैरह के लिए इस्तेमाल करते थे और फिश वगैरह की भी बोन्स मिली हैं. व्हाट डिड हरप्पन कुकिंग पॉट्स कंटेन? और उस टाइम के कुकिंग पॉट्स के अंदर क्या होता था? जैसे आजकल हम कुकर के अंदर बना लेते हैं, बाउल के अंदर बना लेते हैं, उस टाइम पे क्या होता था? Scientific explanations of clay pots have provided some answers, both expected ones, dairy products, and surprising ones, such as remains of turmeric, ginger, and banana. Clearly, their diet was quite diverse. अब क्ले पॉट्स होते थे, क्ले के बने हुए पॉट्स, मिट्टी के बने हुए पॉट्स होते थे जिसके अंदर डेयरी प्रोडक्ट्स को भी रखा जाता था, सब कुछ उसी के अंदर होता था. और अलग अलग चीजें, अलग अलग मसाले भी मिले हैं, जैसे जिंजर मिला है, टर्मरिक भी मिला है, हल्दी मिली है, बनाना मिले हैं. तो इसका मतलब उनका जो खान पान था वो भी बहुत डाइवर्स था, बहुत ही अलग अलग तरीके का खान पान था. अब अगर हम बात करते हैं ट्रेड की, तो ट्रेड पढ़ लेते हैं. अब ब्रिस्क ट्रेड. सॉरी, तबीयत थोड़ी ठीक नहीं चल रही है अभी भी. The Harappans were engaged in active trade, not only within their own civilization, but with other civilizations and cultures within and outside India. हरप्पन्स बहुत एक्टिव थे ट्रेड में भी, सिर्फ अपनी सिविलाइजेशन में नहीं, दूसरी सिविलाइजेशंस में भी, और सिर्फ इंडिया में ही नहीं, बाहर भी. They exported ornaments, timber, some objects of daily use, probably also gold and cotton, and possibly some food items. ये सब वो जो है एक्सपोर्ट करते थे, जैसे ऑर्नामेंट्स हो गया, टिम्बर लकड़ी हो गई, डेली यूज के ऑब्जेक्ट्स हो गए, गोल्ड और कॉटन भी, और पॉसिबली कुछ खाने पीने के सामान भी. द मोस्ट फेवर्ड ऑर्नामेंट्स वर बीड्स ऑफ कार्नेलियन, a reddish semi-precious stone found mostly in Gujarat. एक ही प्रेशियस स्टोन है जो मेनली कहाँ मिलता है? गुजरात में. इसका भी एक्सपोर्ट वो उस टाइम पे करते थे. Harappan crafts people developed special techniques to drill them so a string could pass through them and to decorate them in various ways. उन्होंने अलग तरीके की जो है टेक्निक अपनाई थी ताकि ड्रिल करके वो निकाल सके उस स्टोन को और अच्छे से डेकोरेट करके उसको बाहर भेजते थे. They also worked conch shells into beautiful shell bangles, which required sophisticated techniques such as shell is a hard material. और बैंगल्स में भी तब्दील करते थे अलग अलग टेक्निक से. मतलब उस टाइम पे सोचो ना, बैंगल बन रही हैं, किससे बन रही हैं भाई? शेल से बन रही हैं. ठीक है, कितना टेक्निक, कितना उनके पास था, कितने कारीगर जो है उनके निपुण थे, कितने अच्छे थे. आजकल तो मशीनें आ गई है, हर चीज मशीन से होती है, बट उस टाइम पे वो मेनली तो हाथों से ही करते होंगे ना. What the Harappans imported in exchange of the exported goods is not so clear. और वो import क्या करते थे ये क्लियर नहीं है. लेकिन अगर हम बात करें, it probably included copper since this metal was not so common back home. मेनली वो जो है, अगर हम बात करें, कॉपर इंपोर्ट करते होंगे क्योंकि कॉपर जो है हमारे यहाँ पे नहीं मिलता है इतना इजीली. ये देखो कोम्ब किस तरीके का कोम्ब है, बीड्स ऑफ कार्नेल इस तरीके के होते हैं. अब इसको किसी भी तरीके से आप तब्दील कर सकते हैं. To conduct such a trade, they used land routes and rivers and the sea for more distant destinations. This is the first intensive maritime activity in India. और इस ट्रेड को करने के लिए वो लैंड से भी जाते थे, जमीन से भी, रिवर से भी, और सी का भी इस्तेमाल करते थे. Indeed, quite few Harappan settlements are located in the coastal regions of Gujarat and Sindh. हरप्पन सेटलमेंट्स कोस्टल रीजन्स पे भी हैं, गुजरात और सिंध में. Lothal, a small settlement in Gujarat, has surprisingly huge basin measuring 217 meters in length and 36 meters in width. The length is just a little more than that of two football grounds.
दिस बेसिन मस्ट हैव बीन अ डॉकयार्ड, डॉकयार्ड जहां पे शिप वगैरह आके लगते हैं. दैट इज अ स्ट्रक्चर यूज टू रिसीव एंड सेंड बोट्स फॉर फर्दर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स. और यहां से जो है बोट से ट्रांसपोर्टेशन किया जाता था. Such elaborate trade requires traders to be able to identify their goods and also each other. This seems to have been the chief purpose of thousands of small seals which have been excavated from many settlements. अब छोटी छोटी सील्स भी मिली हैं. स्टैम्प, अब भाई पहचानोगे नहीं कौन सा किसका सामान है तो कोई किसी का भी सामान उठा के चला जाएगा. आजकल भी नंबर लिखे होते हैं जिससे हम पहचान पाते हैं भाई हमारा कंटेनर कौन सा है. तो उस टाइम पे सील थे, स्टैम्प्स थे अलग अलग तरीके के ताकि पहचान पाए. दीज सील्स, अब ये देखो ऊपर डॉकयार्ड दिखा रखा है इन्होंने लोथल के अंदर जो था. दीज सील्स were generally made of skate, a soft stone that would be hardened through heating. स्टोन से बनते थे ऐसे स्टोन जो गर्म करने पे हार्ड हो जाता था. They measure only a few centimeters and generally depict animal figures with above them a few signs that are part of a writing system. But that system and the symbolic meaning of the animal figures are yet to be understood. अब जो है एनिमल फिगर और जो उस पे सिंबल बने होते थे आज तक हम उसको समझ नहीं पाए भाई इसका मतलब क्या था. What is certain is that they somehow relate to trade activities. लेकिन तब भी हम जो है रिलेट कर सकते हैं कि वो ट्रेड एक्टिविटीज से जुड़े हुए थे. ये देखो अभी ये सील है भाई, अभी सील का क्या मतलब है कोई बता सकता है. जानवर है, ऊपर कुछ लिखा हुआ है, हो सकता है डेस्टिनेशन लिखी हो, कौन एक्सपोर्ट कर रहा है उसका नाम लिखा हो, उसकी कंपनी का नाम लिखा हो, कुछ भी हो सकता है बट स्टिल इट्स नॉट क्लियर. अभी देखो पुराने लोगों की लाइफ, ये डेली यूज के हैं. अब ब्रोंज, ये मिरर है ब्रोंज का, ये पॉट है जिसके अंदर खाना वगैरह बनता था. ये गेम बोर्ड है. ये अलग अलग चीजें जो एक्सकेवेशन में निकली हैं. ये भी ये कल्चरल और सिंबॉलिक ऑब्जेक्ट्स हैं इनके उस टाइम के. द एंड और अ न्यू बिगनिंग. अभी एंड था या न्यू बिगनिंग थी भाई. Around 1900 BC, this Sindhu Saraswati civilization, despite all its achievements, began to fall apart. अब सारी अचीवमेंट थी भाई, हर चीज थी, ट्रेड भी था, खाने पीने की भी चीजें थी, लोग बाग भी अच्छे खासे रहते थे, तो ये फिर जो है अलग अपार्ट क्यों होने लगा, टूटने क्यों लगा, खत्म क्यों होने लगा. द सिटीज वर अबेंडेंड वन बाय वन. और सिटीज जो है अबेंडन कर दी गई, खाली कर दी गई. इफ एनी हैबिटेंट्स रिमेन्ड दे अडॉप्टेड अ रूरल लाइफस्टाइल in the changed environment. It appears that the earlier government or administration no longer existed. अगर कुछ लोग रह भी गए तो वो रूरल लाइफस्टाइल जीने लग गए. अब गवर्नमेंट और एडमिनिस्ट्रेशन अब नहीं था वहां पे. Gradually, the Harappans scattered over hundreds, if not thousands, of small rural settlements. और छोटी 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 रूरल सेटलमेंट्स अब बन गई. लेकिन ये क्यों हुआ? What caused this decline? आर्कोलॉजिस्ट हैव प्रपोज्ड मैनी फैक्टर्स. और आर्कोलॉजिस्ट ने अलग अलग चीजें बताई, अलग अलग फैक्टर्स बताए हैं. लॉन्ग बैक इट वाज थॉट दैट वॉरफेयर और इन्वेजन्स may have destroyed the cities, but there is no trace of warfare or invasion. हो सकता है वॉर हुआ हो, इन्वेजन हुआ हो, इसलिए वो तोड़ दी गए हो शहर जो बाहर से लोग आए थे, लेकिन उसका कोई भी ट्रेस नहीं मिला, कोई सबूत अब तक नहीं मिला है. Indeed, the Harappans do not seem to have kept any army or weapons of war. As far as the evidence goes, it seems to have been a relatively peaceful civilization. अब तक जो हमें मिला है चीजें, अब तक उससे ये तो नहीं पता लगा कि वेपन थे नहीं थे, आर्मी वो नहीं रखते थे, ये क्लियर ही नहीं है, अब तक कोई एविडेंस ही नहीं है. बट हमें ये समझ में आता है अगर वो देखो एविडेंस नहीं मिले और चीजों के एविडेंस मिले हैं उसके नहीं मिले हैं, तो हम क्या समझ सकते हैं कि जो ये सिविलाइजेशन थी ये पीसफुल, शांतिपूर्वक रहते थे. टू फैक्टर्स आर करेंटली एग्रीड अपॉन. First, a climatic change which affected much of the world from 2200 BC onward, causing reduced rainfall and a drier phase.
अब जिन चीजों पे हम एग्री करते हैं आज के टाइम पे, पहला तो क्लाइमेटिक चेंज हुआ हो, जहां पे रेनफॉल ज्यादा होने लग गई या कम होने लग गई हो, सूखा पड़ने लग गया हो, जिसकी वजह से लोगों को चेंज करनी पड़ी अपनी जगह। दिस वुड हैव मेड एग्रीकल्चर मोर डिफिकल्ट एंड could have reduced food supply to the cities, of course। अगर सूखा पड़ेगा तो एग्रीकल्चर खत्म हो जाएगी। Second, the Saraswati River dried up in its central basin. Suddenly, cities there, such as Kalibangan और बानावाली, were abandoned. दूसरा कि सरस्वती रिवर जो थी वो सूख गई थी, जिसकी वजह से जो उसकी सिटीज थी कालीबंगन और बानावाली को अबेंडन कर दिया गया। There could have been other factors, but these two remind us of how much we depend on climate and the environment for our well-being. और भी रीजंस हो सकते हैं, लेकिन इन दो रीजन से हमें समझ में आता है कि क्लाइमेट और एनवायरनमेंट हमारे लिए कितना जरूरी है। तो हमें आज से ही अपने क्लाइमेट और एनवायरनमेंट को सुरक्षित रखना है, उसके लिए काम करना चाहिए। आप हर महीने देखो, अब आप कैसे कर सकते हैं, आप हर महीने 2 प्लांट उगा सकते हैं अपने घरों में, ठीक है। घर में जगह नहीं है तो बाहर जाके खाली जगह पे 2 प्लांट उगा के आ सकते हैं, उनकी देख रेख कर सकते हैं। हर महीने अगर आप 2 प्लांट उगाएंगे, 2 प्लांट हार्डली 50-60 रुपीज के आ जाएंगे बेटा। तो बच्चों, अगर आप देखो, अगर आप एक क्लास में 40 स्टूडेंट्स हैं, हर महीने आप 50 रुपीज अगर एक्सपेंस करते हैं, ठीक है, 40 स्टूडेंट्स 2-2 पेड़ लगाते हैं, तो 80 प्लांट लग गए ना भाई। तो हर स्कूल का बच्चा अगर लगाता है एक क्लास का, तो हजारों लाखों पेड़ हर महीने लग जाएंगे। बट लगाने के साथ साथ उनकी देख रेख भी करनी है। तो पोल्यूशन कितना कम हो जाएगा, हमारे एनवायरनमेंट में कितना हेल्प होगा। हर महीने अगर देखो लाखों पेड़ लगा रहे हैं, हर बच्चा अगर 2 पेड़ लगा पा रहा है हर महीने, ठीक है। एक एक बार चॉकलेट कम खा लेना भाई, 50 रुपए की चॉकलेट आती है, आप एक चॉकलेट कम खा लेना महीने में। तो अगर मान लो अगर 1 लाख पेड़ हर महीने लग रहे हैं, तो एक साल में 12 लाख पेड़ लग जाएंगे। 12 लाख पेड़ छोटा सा फॉरेस्ट बन जाएगा, और हमारे लिए ऑक्सीजन कितना अच्छा रहेगा, ठीक है, क्लाइमेट कितना अच्छा रहेगा। Although the cities disappeared, much of the Harappan culture and technology survived and was passed on to the next phase of Indian civilization, which we will explore in the future chapter. Although cities जो है disappear हो गई, टेक्नोलॉजी सर्वाइव, कल्चर जो आज तक सर्वाइव कर रहा है, और इंडियन सिविलाइजेशन नेक्स्ट फेज में आ गया, जो अब हम आगे के आने वाले चैप्टर्स में हम पढ़ने वाले हैं। इस चैप्टर में इतना ही। किसी भी बच्चे को अगर नहीं समझ में आता है, कमेंट कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक है डिस्क्रिप्शन में, उस पर आप हमारे को रीच आउट कर सकते हैं और हम जरूर आपकी मदद करेंगे। लाइक जरूर कर दीजिएगा, अपने दोस्तों से जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है। और कोशिश कीजिएगा हर महीने 2 छोटे छोटे पेड़ लगाने की, ताकि हम अपने क्लाइमेट को बचा सकें आने वाली जनरेशंस के लिए और अपने लिए भी। अभी के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर।